तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज का थंबनेल आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खोलने वाले हैं राज आपका नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चा पार्टी, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि जो हमारा इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को बताया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय मुख्यतः दो संख्याओं पर आधारित है। पहली संख्या हमारी थी भाज्य संख्या, दूसरी संख्या हमारी थी अभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है और साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि किस प्रकार से हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की पहचान करते हैं। और उसी वीडियो लेक्चर में आपको ये भी बताया गया था कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, उस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को एक विधि के बारे में बताया जाएगा, जिस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी विधि का यहाँ पर राज खोलने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिनमें हमारा टॉपिक चल रहा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में सबसे पहले हमें स्टडी करना होगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा कि अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखने या व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा में आपको बताई जा रही है कि कोई भी हमारी भाज्य संख्या हो, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखने या व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जिसका नाम है गुणनफल, और एक हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आया था जिनका नाम है गुणनखंड। आप देख रहे हैं ये दोनों हमारे जो शब्द हैं गुणनखंड और गुणनफल, दोनों गुणा शब्द से मिलकर बने हैं। इसीलिए इनको हम यहाँ पर कभी कभी गुणनफल भी कहते हैं और कभी कभी इनको हम गुणनखंड भी कहते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, इसीलिए यहाँ पर या करके लिखा गया है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिखने या व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे हमारी एक संख्या है 8। आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी संख्या 8 है, ये हमारी एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों, जो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारी संख्या 2 है, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। आपको इस संख्या 8 को अभाज्य संख्या के गुणनफल में इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम इन संख्याओं का गुणा करें तो फिर से हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे अगर आप 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 8। तो आपको इस भाज्य संख्या 8 को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना है कि वो संख्या में फिर से पुनः प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी अगली संख्या है 15। तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है, तो इसको लिखा है 3 गुणे 5। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारी संख्या है 28। तो इसको भी हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है और इसको लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 7। तो बच्चों, ये जो हमारा गुणा वाला रूप आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनफल। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनफल का रूप समझ आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि किस प्रकार से हमने इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने नोट पॉइंट को समझ लेते हैं। नोट पॉइंट में हमने लिखा है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है और हमारी अभाज्य संख्या किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले जो स्टार्टिंग की संख्या आती है वो 2 आती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 20 के मध्य में लिखा है। इसी प्रकार से हमारी और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो आपका 2 लिखा गया है, इस संख्या को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हमारी संख्या है ये हमारी एक प्रकार से सम संख्या है
और साथ साथ हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या को हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। तो बच्चों जो भी हमें संख्या दी जाएगी, जो भी हमें संख्या दी जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 8, यहाँ पर दी गई है 15, यहाँ पर दी गई है 28, तो इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, इन्हीं अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इन सभी संख्याओं से भाग करना है। तब हम इस भाज्य संख्या 8 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इस तरह से यहाँ पर लिख पाएंगे। अब ये हमने इसको कैसे व्यक्त किया है, तो इसको अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अभाज्य गुणनखंड विधि की तरफ। बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी विधि है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हेडिंग अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। और यहाँ पर लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। यहाँ से लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस विधि में ये बताया जा रहा है कि जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उस विधि को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये विधि क्या है वो आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट नीचे लिखा गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ से लिखा गया है, किसी संख्या को भाग करके उसके गुणनखंड निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। इस विधि में तब तक भाग किया जाता है जब तक एक ना प्राप्त हो जाए। तो बच्चों इस विधि में आपको बताया जा रहा है कि किसी संख्या को भाग करके उसके गुणनखंड निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जो भी संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर हमारी संख्या दे रखी है 54 और 60, इस संख्या को हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। मैंने अभी आप सब लोगों को ऊपर बताया कि हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो हमारी अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग होती है वो 2 से होती है, उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, फिर 7 आता है, 11 आता है, इसी प्रकार से 13, 17, 19 बहुत सारी संख्याएं हमारी आती हैं। तो इन्हीं संख्याओं से हमें क्या करना है, दी हुई संख्या को भाग करना है और तब तक भाग करना है जब तक हमें एक ना प्राप्त हो जाए। अब हमारा एक क्या है, एक हमारा भागफल है। कहने का मतलब इस संख्या को हमें तब तक भाग करेंगे जब तक भागफल में एक ना मिल जाए। और जब किसी संख्या का गुणनखंड हम निकालते हैं तो साथ साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि उस संख्या से अगर हम भाग कर रहे हैं तो जो हमारा शेषफल का मान होता है वो सदैव शून्य आना चाहिए। क्योंकि मैंने गुणनखंड निकालने का तरीका इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, और एक बार मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो लेक्चर में रिमाइंड कर दूंगा कि किस प्रकार से संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि का ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल में समझते हैं कि किसी भी संख्या को किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। तो साथ साथ बच्चों यहाँ पर यह भी लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड को इस चिन्ह, ये जो हमारा चिन्ह बना है इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने संख्या 54 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। तो जो हमारा रेड कलर का साइन दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह। इसी से हम अभाज्य गुणनखंड को प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, संख्या हम लेते हैं 54। तो चलते हैं अपने नोटबुक पर और यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम संख्या 54 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया पहला एग्जाम्पल, हमने ले लिया संख्या 54। अब बच्चों में क्या करना है, जो हमारी संख्या यहाँ पर दे रखी है 54, ये हमारी एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या 54 को हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे गुणनफल का चिन्ह, या इसको आप कह सकते हो अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह। हमने यहाँ से बना लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 54। जो संख्या दी जाएगी वही संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो 2 से होती है, 3 होती है, उसके बाद 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस भाज्य संख्या को इन अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी अभाज्य संख्या है इन्हीं संख्या से हम इस संख्या को भाग करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर भाग करने का क्या प्रोसीजर होता है मैं आप सभी लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे भाग का चिन्ह और यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 54। अब हम इस संख्या 2 से भाग कर देंगे। जब हम संख्या 2 से भाग कर रहे हैं, आपको पता है कि 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो जब इससे हम भाग करेंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा और यहाँ पे संख्या आ जाती है 4। इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने पे हमें संख्या प्राप्त होती है 1। उसके बाद दूसरी संख्या ऐसे ही यहाँ पर हमारी उतर जाएगी। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना हो, तो ये हमारा 7 बार जाएगा और यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 14।
इसके बाद इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आपको शून्य मिल जाएगा। अब बच्चों इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर देखा है उनको ये पता हो गया होगा कि अगर किसी संख्या से हमने किसी संख्या को भाग कर दिया और भाग करने पर अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो दी हुई संख्या को जिस संख्या से हमने भाग किया है वो संख्या इस संख्या का गुणनखंड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या 2 है जब हमने इसको 54 से भाग किया है, सॉरी 54 को जब हमने 2 से भाग किया है तो भाग करने पर जो हमें शेषफल का मान मिल रहा है वो शून्य मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 2 है वो 54 का गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को गुणनखंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर भागफल आया है, ये जो हमारा भागफल 27 आया है उसको हम इस संख्या के नीचे लिखते हैं और जिस संख्या से हमने भाग किया है ये हमारी अभाज्य संख्या है, इस संख्या को हम 54 के सामने लिखते हैं। अब बच्चों इसको अगर हमें चेक करना है कि जो हमने यहाँ पर इस संख्या का गुणनखंड किया है ये सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से इसको भाग किए हैं 54 को और जो हमारे यहाँ पर भागफल आया है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी यहाँ पर संख्या लिखी गई है 27, इस 27 को हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 27 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें पुनः यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए 54। तो आप जान लें कि अगर हम 27 को 2 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारी 54 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका सही तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब बच्चों हमें इस 27 को फिर से 2 से भाग करना है। जो संख्या हमने यहाँ पर एक बार ले लिया है उस संख्या से हमें तब तक भाग करना होगा इस संख्या को कि जब तक हमें 1 ना प्राप्त हो जाए। तो अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 27 को, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारी यहाँ पर संख्या दे रखी है 54, इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 2, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आपका शून्य आ जाएगा और 7 आपकी संख्या ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का कि आपका 7 से ज़्यादा ना हो, तो ये हमारा 3 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 6, इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाने पर जो हमें संख्या मिल रही है वो 1 मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमने 27 को 2 से भाग कर दिया तो भाग करने पर यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या 27 है उसका गुणनखंड 2 नहीं है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी अभाज्य संख्या को लेंगे। जैसे इसके बाद हमारी दूसरी अभाज्य संख्या जो आती है वो 3 आती है, तो हम क्या करेंगे, 27 को हम 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और इस 27 को जब हम 3 से भाग करते हैं तब यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 27 और इसको 3 से भाग कर दिया तो ये हमारा 9 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 27, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमें शेषफल कितना मिलता है, 0 मिल जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 27 है उसके गुणनखंड 3 होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है 3, इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे और जो संख्या यहाँ पर हमारी भागफल में आई है उस संख्या को हम इस संख्या के नीचे लिखेंगे। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस संख्या 3 से अगेन इस संख्या को भाग करना है। तो आप जाने हैं कि 3 के पहाड़े में हमारा 9 आता है तो ये संख्या फिर से क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन हम भाग करते हैं 9 को 3 से, तो ये हमारा 3 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी 9 और इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा शून्य। जब हमें यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 9 है तो उस संख्या का गुणनखंड यहाँ पर 3 होता है। तो अगेन इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब 9 को हमने यहाँ से भाग किया तो संख्या हमें कितनी मिली, 3। तो जो हमारा भागफल में यहाँ पर संख्या आती है 3 उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और जो हमारी यहाँ पर संख्या आती है उस संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब बच्चों इसके बाद आप यहाँ से खुद ही दिखाई पड़ रहा है कि संख्या हमारी कितनी बची है, 3। तो जब हम इसको 3 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 1। आप यहाँ से भाग करके भी चेक कर सकते हैं कि हमने 3 को भाग किया 3 से, जब 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 जाएगा और यहाँ पे संख्या जाएगी 3, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे शेषफल शून्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो 1 हो रही है और ये संख्या हमारी क्या होती है, भागफल के स्थान पर आ रही है। तो यहाँ पर इसी संख्या भागफल के स्थान पर जो हमें संख्या मिलती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो वही बात इसकी परिभाषा में यहाँ पर लिखी गई थी कि किसी संख्या को भाग करके उसके गुणनखंड निकालते हैं या ज्ञात करते हैं। इस विधि में तब तक भाग किया जाता है जब तक 1 ना प्राप्त हो जाए। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि 1 हमारा कहाँ पर मिलेगा। जब हम संख्या से भाग करेंगे तो भाग करने पर भागफल में आपको 1 प्राप्त होगा और ये जो हमारा 1 आएगा जब हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे पूर्णतया तो लास्ट में सबसे अंतिम में हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया,
इस संख्या 54 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से प्राप्त कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी ये संख्या आई है 2 3 3 3, इसको हम बच्चों बोलते हैं अभाज्य संख्या। इनको प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब हमें करना क्या है, जो हमारी यहाँ पर संख्या है 54, इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे संख्या 54 बराबर लगा देंगे, और जो संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है अभाज्य संख्या, इनको गुणा का चिन्ह लगा करके यहाँ पर व्यक्त कर देंगे। तो ये हमारा जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हमारी जो संख्या थी 54, ये हमारी अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गई है। तो बच्चों वही हमने यहाँ पर लिखा है, 54 को हमने यहाँ से अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया है। तो यहाँ पर हमने कैसे इसको व्यक्त किया है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो हमारी संख्या 54 है, इसके अभाज्य गुणनफल कौन होंगे? इन्हीं संख्याएं जो हमारी यहाँ पर संख्या 2 3 3 आई है, इसको हम गुणा का चिन्ह लगा करके लिख देंगे। तो 54 जो हमारी संख्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर पुनः हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या का हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड समझ आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि हमने लिया था संख्या 60। अब इस संख्या का जब हमने यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, तो हमें इन संख्याओं का अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। अब कैसे निकालते हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड, वो मैं आप सब लोग को रफ कॉपी पर समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ से जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 60। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह बना लिया अभाज्य गुणनखंड का। अब बच्चों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साथ साथ इसका सटीक भी बताऊंगा कि कैसे हम पहले से पता कर लेंगे कि ये संख्या इस संख्या से विभाजित है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पर यह भी साथ साथ पता हो गया कि अगर हमें किसी संख्या का, अब बच्चों आपको ये भी साथ साथ पता हो गया है कि अगर हमें किसी संख्या का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना है तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि जो भी संख्या दी जाएगी उस संख्या को हम हमेशा अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या का जो क्रम होता है वो कोई भी क्रम हो सकता है, मतलब पहले 2 आ सकता है, बाद में 3 आ सकता है, कोई भी क्रम हो सकता है, लेकिन जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या अभाज्य संख्या ही रहेगी, उसका क्रम निर्धारित नहीं होता है। अब यहाँ से बच्चों हम लेते हैं संख्या 60। अब आपको यहाँ से पता है कि जो हमारी संख्या दे रखी है 60, इस संख्या को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम भाग करने वाला तरीका आपको नहीं बताएंगे, इस संख्या का हम सार्ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो सार्ट्रिक क्या होगी संख्या की, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे संख्या लिए हैं 60, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर संख्या ले लिया है 24, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे संख्या ले लिया है 38, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने संख्या ले लिया है 36। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं के जो अंतिम में संख्या आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, एक सम संख्या मिल रही है। और जब भी किसी संख्या के, चाहे वो आपकी 2 अंक की संख्या हो, चाहे वो आपकी 3 अंक की संख्या हो, और चाहे वो आपकी 4 अंक की संख्या हो, आपको बस संख्या के अंतिम अंक को देखना है। जैसे यहाँ पर अंतिम अंक में 2 है, यहाँ पर अंतिम अंक में 4 है, तो आपको संख्या के अंतिम अंक को देखना है। अगर अंतिम अंक में संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो वो संख्या सबसे पहले 2 से विभाजित होगी। बच्चों यहाँ से मैं आप सब लोग को बता रहा हूँ कि जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या का अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर आपका क्या होता है यहाँ पर सम संख्या होती है, तो आपको 100% ये क्लियर हो जाता है कि ये जो हमारी संख्या होगी ये अभाज्य संख्या में 2 से विभाजित होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 2 संख्या होती है ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, साथ साथ ये हमारी एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इन दोनों को जब हम मिला के लिखते हैं तो इसका नाम पड़ता है सम अभाज्य संख्या। तो बच्चों इस संख्या को आप नोट पॉइंट में करके लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है। तो हमारी 2 संख्या होती है जो कि हमारी सम अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आप साथ में ये भी लिख लीजिए कि सम संख्या हमारी क्या होती है, और इसकी डेफिनेशन मैंने आप सभी लोगों को बताया कि सम संख्या कैसे पहचानते हैं। आप सभी लोग हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके वहाँ पर सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होती है, इन सभी का डिटेल वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सम संख्या क्या होती है। जैसे हमारा जीरो भी एक सम संख्या होता है, आपका 2 हो गया,
आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। 10 को आप छोड़ सकते हैं। ये जो हमारी संख्याएं हैं अगर किसी भी संख्या के अंत में आती हैं, किसी भी संख्या के अंत में आती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 60 के अंत में 0 आ रहा है, 24 के अंत में 4 आ रहा है, 38 के अंत में 8 आ रहा है, 36 के अंत में 6 आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, सम संख्या हैं। अगर इनको हम 2 से भाग करेंगे तो संख्या पूर्णतः कट जाएंगी और जो शेषफल का मान मिलेगा, मीन्स जो आर का मान मिलेगा, हमें शून्य प्राप्त होगा। तो बच्चों अब आपको यहाँ से हिंट पता हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको भाग करना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले भाग करेंगे संख्या को 2 से। 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो भाग करने का मतलब क्या हुआ, जब इसको हम 60 को 2 से भाग करेंगे, इसका आधा कर रहे हैं, तो इसका 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और मैंने आपको सटीक बताया था कि अगर हम इस संख्या को और इस संख्या को आपस में जब गुणा करेंगे, 30 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें यही संख्या मिली चाहिए 60। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 30 को 2 से गुणा करें 60 मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमने भाग करेंगे वो भाग हमारा सत्य होगा। अब बच्चों अगेन आप जान रहे हो कि अगर हम 30 को 2 से दोबारा फिर से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे संख्या 15 मिल जाएगी। और अगर हम 15 का 2 से गुणा करेंगे, इस 15 का 2 से गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर 30 मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पर भाग करने की जरूरत नहीं है, ये सार्टिक अपनाना है और सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। अब बच्चों आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 15 को भाग करेंगे, 2 से 15 को भाग करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंतिम में कितनी संख्या आ रही है हमारी, यहाँ पर 5 आ रहा है। और जो 5 होता है ये हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। विषम संख्या आपकी होती है 3, 5, 7, 9 और इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्या। एक भी हमारी एक विषम संख्या है। तो ये संख्या किससे कटेगी, आप जानते हो 2 के बाद हमारा अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। जब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 पचे 15। अगर हम इसको आपस में गुणा करेंगे 5 को 3 को, तो हमारा कितना जाएगा 15। देखो यहाँ पर 15 पहले से है, तो मतलब यहाँ से जो हमने इस संख्या का गुणनखंड किया है वो हमारा सही है। अब बच्चों आप जान रहे हो कि जो हमारी संख्या आई है वो 5 आई है और 5 किसी संख्या से नहीं कटेगी। अगर इसको हम 3 से भी काटेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप यहाँ से भाग करके चेक कर सकते हैं। अगर हम 5 को 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा और संख्या यहाँ से जाएगी 3 और इसमें से घटा देंगे तो शेषफल कितना मिल रहा है, 2। तो मतलब ये संख्या क्या है, 3 जो है वो 5 का गुणनखंड नहीं है। तो 5 अगर कहीं पर कभी भी आपको मिल रहा है तो 5 हमेशा 5 से ही कटता है। तो 5 को हम क्या करेंगे, 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जैसे ही आपको 1 मिल जाए तैसे आपका क्या होता है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो जाता है। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, 60 को इन अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अब यहाँ से हम लिखेंगे 60 का अभाज्य गुणनफल। तो इन संख्याओं को हम गुणा करके लिख देंगे तो हमारा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों अगर हम इनको गुणा करते हैं तो पुनः हमें ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर ये संख्या नहीं आ रही तो हमने जो यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात किया है या गुणनफल ज्ञात किया है 60 का, वो हमारा क्या है, गलत है। तो अगर आप इसको गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, आपको 60 मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर 60 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है वो हमारा यहाँ से सत्य है। तो आप इस तरीके से हर एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। और बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर जो लिखे थे अपना आंसर 60 को हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया है। तो इधर जो हमारी संख्या आती है 2, 2, 3, 5, ये हमारी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इन्हीं संख्याओं को लिख करके और यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों अब हमारा यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, तो चलते हैं अपने उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से ही संबंधित है और उस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो टॉपिक हमारा यहाँ से लिखा गया है, आप सभी लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें और या करके इसकी हेडिंग लिखी गई है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों ये बताया जा रहा है इसमें कि जो भी हमें संख्या दी जाएगी सबसे पहला काम होगा कि उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद आगे लिखा गया है फिर प्राप्त गुणनखंडों की घातों को जोड़ देते हैं।
आगे ये बताया जा रहा है कि जो हम संख्या दी गई थी उस संख्या का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद में उसके घातों को आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आगे यहाँ से बताया जा रहा है इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये तो बात होती है इसके प्रोसीजर की कि किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने संख्या ले लिया 24, ये हमारी एक संख्या हो गई। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस संख्या 24 को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने यहाँ पर बना लिया गुणनखंड का चिन्ह और यहाँ पे लिखा संख्या 24। अब मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया कि किस तरीके से संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं अंतिम में संख्या हमारी कितनी है, 4 है और 4 हमारी एक सम संख्या है। तो आप जानते हो अभाज्य संख्या में जो हमारी सम संख्या होती है वो 2 होती है। तो 2 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 12 और अगर आप 12 का 2 से गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का गुणनखंड यहाँ पर 2 है। अब इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या अंतिम में आई है वो 2 आई है। तो 2 भी हमारी क्या है, एक सम संख्या है। तो ये भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अगेन जब इसका हम यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 6 भी हमारी क्या है, एक सम संख्या है। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर संख्या मिलेगी 3। अब आप देख रहे हैं कि 3 हमारी क्या है, सम संख्या नहीं है, ये हमारी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी सम संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ये संख्या 3 से ही कट जाएगी और यहाँ पर मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या किया कि 24 का गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब 24 के इन गुणनखंडों को, जो यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं, ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इन अभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं 24 के गुणनफल तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा गुणनखंड करने के बाद जो प्रोसीजर होता है, दूसरा प्रोसीजर यहाँ शुरू होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, 24 का गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद में इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसको हम सबसे पहले इसके बाद काम होगा कि इनको हम घातांकों के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका जाएगा 2 की घात 3, क्योंकि 2 हमारा 3 बार आया है, 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 हो जाएगा गुणे 3। अब 3 की घात यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितनी होगी, 1 होगी। अब इसके बाद देखो परिभाषा में आपको बताया जा रहा था, फिर प्राप्त गुणनखंडों की घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनकी घातों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जब हमारी यहाँ पर घात है वो कितनी है, 3 है, और जो इसकी घात है 3 की वो हमारी 1 है। इनकी घातों को हमने आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 24 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होगी वो केवल और केवल 4 होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी पहली अभाज्य गुणनखंड संख्या है, ये हमारी दूसरी अभाज्य गुणनखंड संख्या है, ये हमारी तीसरी अभाज्य गुणनखंड संख्या है और ये हमारी चौथी अभाज्य गुणनखंड संख्या है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, उसको आप इन संख्याओं के गुणनखंडों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे ले रखे हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 72, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 625। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या किया है कि 72 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 है, 2 हमारी सम संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड में जो हमारी सम संख्या होती है वो 2 होती है। 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा और 36 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 72 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमने क्या किया है, 36 को 2 से भाग किया तो संख्या में मिलती है 18। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया है, फिर अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है, 8 हमारी एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से हमने 18 को भाग किया तो संख्या में मिलती है 9। अब अगर हम 9 को 2 से भाग करेंगे तो इसके शेषफल में शून्य नहीं आएगा। तो ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी, क्योंकि आप जानते हो 9 हमारी क्या है, एक विषम संख्या है और विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से लगभग कटती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब 3 से 9 को भाग किया तो संख्या हमें मिलती है 3। अगर हम 3 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 9। उसी प्रकार से 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस प्रकार से 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। और इस तरफ जो हमारी संख्या आई है 2 2 2 3 3 3, इन संख्याओं को बच्चों हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब इसके गुणनफल के रूप में यहाँ पे व्यक्त करेंगे तो हमने यहाँ से लिखा है 72 का जो गुणनफल प्राप्त होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। बच्चों अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो इनके गुणनफल आए हैं इनको घातांकों के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा 2 आया है वो 3 बार आया है तो हमने यहाँ से लिख दिया है 2 की घात 3, और 3 जो हमारा ये 2 बार आया तो यहाँ से हमने लिख दिया 3 की घात 2। अब इसके बाद आपको खुद ही पता है कि परिभाषा में बोला गया है कि गुणनखंड करने के बाद में
जो उनके गुणनखंड होते हैं उनके घातों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा है सभी घातों को जोड़ते हैं। तो 3 और 2 को जो हमने यहाँ से जोड़ा था हमें मिलती है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 72 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वो 5 संख्या आएंगी। और यहाँ पर आपको 5 संख्या दिखाई भी दे रही हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड सीखने के बाद और हम कितनी जानकारी सीख सकते हैं। तो बच्चों, जो कुछ भी आप सीखो उसको कंप्लीट सीखो, कभी आधा और अधूरा ना सीखो, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता जाए, आपके ज्ञान में कोई कमी ना रह जाए। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल किया है। और इसी प्रकार से आप तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पर्सनली में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है, 2 की घात 4 है, 5 की घात 2 है, 3 की घात 6 है और 7 की घात 3 है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर गुणनखंड करके पहले से घातांक के रूप में दिया गया है। तो हमें करना क्या है, बस हमें अभाज्य संख्या निकालनी है कि जिस संख्या का यह गुणनखंड है उस संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो हमने क्या किया, इन सभी घातों को आपस में जोड़ लिया। तो पहले इसको ऐसे उतार लिया, उतारने के बाद में 2 की घात 4 है तो हमने यहाँ पर लिखा, फिर प्लस लगा दिया, 5 की घात 2 है यहाँ पर हमने 2 लिखा, 3 की घात 6 है हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा करके 6 लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ से लिखा 7 की घात 3 है तो प्लस लगा करके 3 लिख दिया। इन सभी संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो यहाँ से 15 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस भी संख्या का गुणनखंड है या गुणनफल है, उस संख्या में जो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 15 आ रही हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी।